दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इस सीरीज पर बातचीत कर रहे थे, है ना, उसी में आज का हमारा जो सेगमेंट रहेगा ये है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्थिक सुधार जो हुए थे या जिसको आप 1991 का एलपीजी मॉडल कहते हैं इंडिया का, है ना, उसी के बारे में आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, ये पूरी तरह से बेस्ड होने वाला है। तो आज हम लोग यही एलपीजी मॉडल यानी 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है इसी को हम ठीक तरह से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए अपनी पेन और कॉपी के साथ और हेडिंग बनाइएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना। इसी पर हम लोग आज का सेशन, है ना, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग हेडिंग बनाइएगा। हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? अरे बताइए, हम लोग बातचीत करना शुरू कर दें क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर? अरे आगे बढ़ें क्या? सब लोग तैयार हैं लगभग? चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, उनके बारे में। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 1990 यानी 1990 के दशक में अगर देखा जाए, यानी 1990 का ये जो एरा था ना, है ना, इस एरा में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, है ना, मतलब कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी, है ना, इसकी जो कंडीशन यानी कि स्थिति थी ना, है ना, ये अपने आप में काफी पुअर यानी कि काफी ये खराब स्थिति थी। यानी 1990 में अगर थोड़ा सा मैं आपको बैक लेकर जाऊं 1990 के समय पर, अगर मैं आपको थोड़ा सा, है ना, वहां पर लेकर जाऊं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है यानी कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशन क्या थी? काफी ज्यादा पुअर थी। यानी आज के समय पर जिस इंडियन इकोनॉमी को आप देख रहे हो कि जो भारत हमारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो 1990 के कंडीशन में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारी पूरी इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टर्ब हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इस समय पर जो हमारा, है ना, स्टोरेज था यानी कि जो हमारा स्टोरेज और स्टोरेज के तौर पर जिसको हम लोग मनी यानी कि पैसा कह सकते हैं, है ना, ये बहुत ही लिमिटेड हमारे पास बचा था। और इसी केस में क्या हुआ कि जब हमारे पास लिमिटेड पैसा बचा, लिमिटेड पैसा का मतलब उतना पैसा बचा, है ना, जिस पैसे से कुछ दिनों तक हमारी कंट्री, हमारा देश आगे चल सकता था, है ना। और जब इस तरह की कंडीशन आई तो इसी समय पर कहा जाता है कि 1991 यानी कि वर्ष 1991 में, है ना, उस समय हमारे भारत के जो पीएम हुआ करते थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है नरसिम्हा राव। क्या नाम है इनका? है ना, नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव के साथ साथ उस समय पर जो हमारे यहाँ पर, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री हुआ करते थे, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। और इन्हीं दोनों के प्रयासों से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, है ना, मतलब कि भारत में आर्थिक सुधार हुए थे। और 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, है ना, इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग एलपीजी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसी को हम लोग एलपीजी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी इंट्रो में कितनी चीजें बताई, इसको जरा ध्यान से शुरू से एक बार समझिएगा, है ना। पापियों अधर्मियों, एक बार पूरा जो कंसंट्रेशन है अभी कहाँ रखना है? बोर्ड की तरफ रखना है ना। जब मैं, है ना, थोड़ा सा समझा लूं फिर उसके बाद आप लोग अपने अपने तरीके से लिखते रहना। मैंने क्या बोला कि 1990 का ये जो दशक यानी कि एरा था, कौन सा एरा की मैं बात कर रहा हूं? 1990, 1990, है ना। 1990 के समय पर मैंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कंडीशन कैसी थी? काफी पुअर, मतलब कि खराब स्थिति हो चुकी थी, है ना। और इतनी खराब स्थिति हो गई थी कि देश के पास जो स्टोरेज यानी कि मनी था वो लिमिटेड यानी कि बहुत सीमित बचा था, है ना। और जब ऐसी स्थिति आ गई कि अब देश आगे चलेगा कैसे, तब कहा जाता है कि 1991 में उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव। कौन हुआ करते थे? नरसिम्हा राव। और उस समय देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। इन्हीं दोनों के प्रयासों से 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। क्या हुए यहाँ पर? है ना, हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए,
है ना, बहुत सारे कदम उठाए गए, है ना, जिनको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एलपीजी। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहते हैं एलपीजी, है ना। एल का मतलब यहां पर क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, है ना, लिबरलाइजेशन। और दूसरा अगर हम देखें तो पी का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, पी का मतलब हुआ प्राइवेटाइजेशन। तो एक हुआ यहां पर, है ना, लिबरलाइजेशन, है ना, दूसरा क्या हुआ यहां पर, है ना, प्राइवेटाइजेशन। और जो यहां पर तीसरी चीज होती है ना, प्राइवेटाइजेशन, टाइजेशन। और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, है ना। मतलब कि हिंदी में अगर मैं लिखूं तो लिबरलाइजेशन को क्या लिखा जाता है? निजीकरण, है ना। और है ना दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन है, इसको सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण। और जो यहाँ पर दूसरा सेगमेंट है हमारा, कौन सा? ये हो गया उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? निजीकरण। और जो यहाँ पर तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं इसको? वैश्वीकरण। यानी कि हमने 1991 में अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के, है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ हमने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 चीजों पर काम किया गया। एक को हम लोग क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। और उदारीकरण का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा, है ना, पहले कठोर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। और उन्हीं रूल्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा, है ना, हमने उन्हें लिबरल कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया। मतलब पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कोई भी फैक्ट्री भी ओपन करनी है ना, कोई भी अगर उसको इंडस्ट्री लगानी है, तो उसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। और इसमें क्या होता था कि लाइसेंसिंग सिस्टम इतना ज्यादा टिपिकल टास्क था कि बहुत सारे लाइसेंस लेने से पहले ही मन ही पूरी तरह से तोड़ देते थे कि हमें इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओपन करनी ही नहीं। तो यहां पर क्या किया गया? लिबरलाइजेशन किया गया, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट कर दिया, लिबरल बना दिया, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज क्या हो पाए? ओपन हो। दूसरा काम हमने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 1991 के पहले, है ना, सारी चीजों पर कंट्रोल गवर्नमेंट का था। किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का, है ना। इसीलिए कहते हैं कि 1947 से लेकर 1947, क्यों मैं कह रहा हूं? ये वही ईयर है जिस ईयर में भारत को आजादी मिली। और 1947 से लेकर 1991 का जो दौर था, हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, सरकार का नियंत्रण था। इसीलिए कहते हैं कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम झुके हुए थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक चीज समझ गई, इन दोनों को ये बात ये समझ में आ गई कि अगर हर चीज पर हमारा कंट्रोल रहेगा तो हम एक तो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ज्यादा चीजों का उत्पादन नहीं होगा, और कंपटीशन मार्केट में होगा नहीं तो क्वालिटी बेहतर जाएगी नहीं। तो क्या किया गया प्राइवेटाइजेशन में कि कंपनीज को ना प्राइवेट सेक्टर के पास धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाने लगा, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी बढ़े, और लोगों के पास ऑप्शन हो कई चीजें खरीदने का। तो हमने यहां पर एक मुद्दा क्या लाया? प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा मुद्दा क्या था? ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। इसका मतलब होता है कि 1991 के पहले भारत में क्या होता था कि स्वाभाविक सी बात है कि वस्तुएं हम आयात निर्यात करते थे पहले भी, लेकिन वह आयात और निर्यात करने में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में नाटक बड़ा होता था, है ना। अलग अलग तरह के हम टैक्स लगाते थे, कुछ चीजों को हमने बैन करके रखा था कि ये चीजें आ ही नहीं सकती हैं, है ना। और हमारे पास क्या था? प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा था। तो प्रोडक्शन ज्यादा न होने की वजह से एक्सपोर्ट हमारा कम और इंपोर्ट हमारा ज्यादा था। तो एक बात बताओ, जो देश जितना ज्यादा बाहर से चीजें मंगाएगा और अपने घर का पैसा ही देगा, तो क्या वो देश तरक्की कर सकता है? नहीं। और यही सारी समस्याएं भारत के सामने 1991 के पहले थी।
और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जैसा मैंने कहा कि 1991 में नरसिम्हा राव जो कि पीएम थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, इन सभी ने मिलकर, है ना, यहाँ पर इकोनॉमी को क्या किया, ठीक करने की कोशिश की। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और कितने टर्मिनोलॉजी, कितने शब्द निकलकर सामने आए, 3। कौन कौन से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो रूल्स टफ हुआ करते थे उनको हमने सॉफ्ट कर दिया, ताकि हर व्यक्ति यहाँ पर फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगा पाए, है ना। इससे क्या होगा, फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि हम अपनी खपत, अपना कंजम्पशन मेंटेन कर पाएंगे, और जो बच जाएगा उसे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इस चीज पर हमने काम किया। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। पहले हर चीज पर किसका कंट्रोल हो गया था, सरकार का। और गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या हो जाएगा भाई, मार्केट में कंपटीशन नहीं हो पाएगा, और सरकार के पास इतने काम है कि हर चीज का सही टाइम पर प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। ये समस्या थी। और तीसरी समस्या थी ग्लोबलाइजेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इतने नाटक थे कि इन सब नाटकों को 1991 में क्या कर दिया गया, खत्म। क्या कर दिया गया, यहां पर खत्म कर दिया गया। और उसके पीछे की कहानी क्या थी, इसको आप ठीक तरह से समझने की कोशिश करिए। 1991 में ये जो कुछ भी चल रहा था, है ना, इस समय पर, मतलब 1991 के समय पर क्या हुआ कि जैसा मैंने कहा कि भारत के पास, यानी कि इंडिया के पास, अगर आप देखोगे तो जो यहां पर मुद्रा बची थी, मतलब कि जो मनी थी या मुद्रा थी, है ना, ये मुद्रा केवल और केवल, है ना, इतनी बची थी कि अगले 15 से 20 दिनों तक ही देश को चलाया जा सकता था। इसके आगे देश को चलाना बहुत टफ हो गया था। ये 1991 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी 33-34 साल हुए क्या, 33-34 ईयर 1991 में अपन चल रहा हो। और मनी या मुद्रा जो थी वो क्या थी हमारे यहाँ पर, लिमिटेड। जब यहां पर ये लिमिटेड थी ना, तो ऐसे में कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि जो आरबीआई थी, ध्यान से समझिएगा, जो आरबीआई थी, इस आरबीआई ने कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट किया किससे, मनमोहन जी से। किससे कांटेक्ट किया, मनमोहन जी से। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में बड़े अर्थशास्त्रीय, इकोनॉमिस्ट में से मनमोहन सिंह जी का नाम आता था, है ना। क्यों आता था, उनका रोल आपको यहीं पर समझ में आता है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जहां अर्थव्यवस्था को उन्होंने सुधारा। तो जब हमारे पास 1991 के समय पर कितना बचा था, लगभग 15-20 दिन की करेंसी बची थी, और उसके आगे देश को चलाना क्या इजी था, नहीं था। तो आरबीआई कांटेक्ट करता है किससे, मनमोहन जी से। और कांटेक्ट करके क्या बोला, इसने एक सुझाव दिया, इसने एक सजेशन दिया आरबीआई ने। और क्या सजेशन दिया, ध्यान से समझिएगा, कि हमारे पास जो गोल्ड रखा हुआ है, मतलब हमारे पास जो सोना है, क्या है, हमारे पास जो गोल्ड यानी कि सोना रखा हुआ है, इस सोना को हम लोग क्या कर देते हैं, किसी, है ना, विदेशी देश में ले जाकर या विदेशी बैंक में ले जाकर हम रख देते हैं गोल्ड को, और बदले में हमें अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जिससे हम देश को अभी आगे कुछ दिनों तक चला सकते हैं। भाई आप देखोगे कि एक सामान्य व्यक्ति भी क्या करता है कि जब उसकी अर्निंग बंद हो जाती है तो घर में जो सोना रखा रहता है उसी को ले दे के किसी तरह से अपना समय काटता है, जब तक समय ठीक नहीं आ जाता है। जो घर में सोना है, गोल्ड है, वो इन्हीं सब चीजों के समय पर तो काम आता है। क्यों लोग गोल्ड स्टोर करके रखते हैं, इमरजेंसी में उससे बड़ा ऑप्शन नहीं है। और आज के समय पर तो आप देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है गोल्ड, सोना, है ना। अब 1 तोला भी अगर किसी ने दे दिया इमरजेंसी में तो लगभग 90,000, 1 लाख रुपए मिल गए उसको, और कुछ दिनों तक तो उसका काम चल ही जाएगा ना। इसीलिए तो सोना इतना महत्वपूर्ण है। हमारे पास पैसा नहीं था, मतलब लिमिटेड था, 15-20 दिन तक देश चल सकता था, इससे ज्यादा नहीं। तो आरबीआई बड़े टेंशन में। आरबीआई टेंशन में किससे मिली, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन जी से। और उनसे बोली करें क्या मालिक, एक बात बताइए। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे को खुद समझ में नहीं आ रहा, कन्नों का है। तो इन्होंने एक सजेशन ये दिया कि जो हमारे यहां पर आरबीआई के पास जो गोल्ड रखा है, सोना,
इस गोल्ड को हम क्या करते हैं, किसी विदेशी बैंक में या विदेशी देश में ले जाकर हम इसको जमा कर देते हैं, और इससे हमें क्या मिलेगा, पैसा। इस सजेशन के ठीक पहले, इस सजेशन के ठीक पहले हुआ क्या था, इसको भी ध्यान से समझिए। इसके ठीक पहले जो सिनेरियो था वो वर्ल्ड लेवल पर कैसा चल रहा था। ठीक पहले यहां पर कंडीशन ये हो गई थी कि यहां जो अमेरिका है, अमेरिका जो है वो इराक के साथ युद्ध में बिजी था। ये इराक पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, है ना, इराक पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। और तैयारी क्यों कर रहा था, क्योंकि इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया था। कहां पर अटैक किया, कुवैत पर। कुवैत भी आप जानते हैं वो खाड़ी देशों में है ना, जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उन्हीं में से एक कंट्री कुवैत भी है ना, जहां की करेंसी बड़ी है ना महंगी होती है कुवैत की, और साथ ही साथ पेट्रोलियम वगैरह के लिए वो देश भी बड़ा फेमस है, जहां से पेट्रोलियम निकलता है, कच्चा तेल, ऑयल है ना, जो है वहां से निकलता है। तो इराक ने किस पर अटैक किया था, कुवैत पर। अरे किस पर अटैक किया था, कुवैत पर। और इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका प्लानिंग कर रहा था किस पर अटैक करने की, इराक पर, है ना। सद्दाम हुसैन उस समय पर इराक के लीडर हुआ करते थे। तो भारत ने जब अमेरिका से मदद मांगी, इसी समय की बात है कि भारत ने हेल्प मांगी किससे, यूएसए से, मतलब अमेरिका से। लेकिन अमेरिका ने हेल्प करने से मना कर दिया था। हेल्प करने से मना इसलिए नहीं किया कि वो पैसा दे नहीं सकता था, हेल्प करने से मना इसलिए भी किया होगा कि उसको भी पता था कि जिसके पास खुद पैसा लिमिटेड बचा हो वो लौटाएंगे कैसे। पैसा हमने दे तो दो, लेकिन पैसा लौटेगा कैसे। भाई बैंक भी पैसा उसको देती है जहां से पैसा रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी है। हर कोई थोड़ी बैंक में जाकर कि भैया पैसा देना, तो कि ऐसे बोलने से और वो दे देगी। गारंटर होते हैं, कुछ आपको रखना पड़ता है, कुछ डिटेल्स बैंक रखती है तब पैसा देती है। ऐसे थोड़ी मुंह उठा गए और बोले अब भैया 10,000 देना, खत्म हो गया क्या, वो पैसा दे देगी बैंक। पैसा ऐसे नहीं मिलता। ऐसे ही अब हमने डिमांड की यूएसए से, भैया पैसा दे दो यार, पैसा खत्म हो गया, तो उसने पैसा नहीं दिया। अच्छा, जब नहीं दिया तो अब हमने दूसरा जो ऑप्शन खोला वो ये खोला कि हमने पैसा कहां से मांगा, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। और आईएमएफ से जब मांगा तो इन्होंने भी मना किया, इन्होंने भी मना किया। इनको भी पता चल रहा था कि इनकी इकोनॉमी बड़ी खराब है, और जब इनकी इकोनॉमी की स्थिति बड़ी खराब हो गई है तो ये पैसा लौटाएंगे कैसे। मतलब अमेरिका भी मना कर रहा हो, आईएमएफ भी मना कर दो। और जब दोनों ने मना किया तो अब क्या हुआ कि भारत के पास ऑप्शन क्या थे, क्या कर सकता था, पैसा कहां से लाए, कहां से लाए पैसा। तब जाकर ये जो सजेशन था ना गोल्ड वाला, यही सजेशन काम आता है। और सजेशन कैसे काम आया इसको यहां ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास जो गोल्ड था वो था लगभग 47,000 किलोग्राम। कितना था गोल्ड, 47,000 किलोग्राम का गोल्ड था। और इस 47,000 किलोग्राम के गोल्ड को हमने क्या किया कि दो बैंकों में हमने इसको रखा, है ना। दो बैंक जो हैं वहां पर हमने रख दिया। और दो बैंकों में हमने क्यों रखा, ताकि यहां से हमें क्या मिल पाए, पैसा। क्या मिलेगा, पैसा, है ना। तो दो बैंकों में जहां जहां हमने रखा, इसमें एक आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, एक आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और दूसरा हमने रखा बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान। जिस तरह से आपको अगर बहुत पैसे की जरूरत है अगर, तो लोग देखते हो ना गिरवी रखते हैं, जब है ना सिक्योरिटी के फॉर्म में गिरवी रखना पड़ता है। जरूरत हो गई किसी व्यक्ति की, उसको पैसा चाहिए ही चाहिए, और पैसा है नहीं पास में, लेकिन बिना पैसे के काम होगा नहीं वो। तो व्यक्ति कोई ना कोई चीज, सोना, चांदी या फिर कोई भी कीमती चीज ले जाकर गिरवी रखता है ना। और सामने वाले से पैसा मिलता है, और प्लस सामने वाला ये भी कहता है कि पर मंथ इंटरेस्ट भी जाएगा, पर मंथ ब्याज भी आपको देना पड़ेगा आगे। अगर आप जल्दी उठा लोगे तो कम इंटरेस्ट पर आपको मिल जाएगा,
जितना लेट करोगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो वैसे ही हमने किया, पैसे की जरूरत आ गई, 47,000 किलोग्राम सोना हम लोगों ने दो बैंकों में रख दिया। कहां कहां पर? बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा बैंक ऑफ जापान। यहां से हमें क्या मिला? पैसा। यहां से हमें क्या मिला? पैसा मिला। और जब हमें यहां से पैसा मिला, यहां से हमें पैसा प्राप्त हुआ, मनी हम लोगों ने रिसीव की, यहां से मनी हमें यहां से मिल गई, तो उसके बाद आईएमएफ ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी, है ना। अब 47,000 किलोग्राम के हिसाब से पैसा कहीं पर इतना स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी, है ना, उन्होंने जो है हमें इतना पैसा दिया कि हमारा काम जो है वो ठीक ठाक अभी फिलहाल चल सकता था। और सोचिए, जब ये पैसा रखा था ना, देश में किसी को नहीं पता था, केवल दो ही लोग जानते थे, तीन, एक आरबीआई, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर और तीसरे पीएम। बस देश में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि देश में बता देते तो आप समझ रहे हैं लोग क्या क्या बातें बनाने लगते। वो गुमटी पर बैठ के चार लोग बात कर रहे होते, देश जा रहा हो, देश डूब रहा हो, बेच दो, नरसिम्हा राव ने देश ले जाके देश का पूरा सोना बाहर छोड़ दिया, पीएम को हटाओ, और इनको वित्त मंत्री किसने बना दिया, इसको सबसे पहले बाहर करो, आरबीआई को कुछ दिन के लिए बंद कर दो। ये सारी चीजें हो जाती कि नहीं होती? होती ना। ये चीज बहुत अच्छे से जानते थे आरबीआई भी, और इधर मनमोहन सिंह जी भी, और नरसिम्हा राव भी। इन तीनों ने चोरी चुपके पूरा काम कर लिया, पता भी नहीं चला किसी को। 47,000 किलोग्राम सोना ले जाके दो बैंकों में रखा है, और पैसा लेके मुस्कुराते हुए आए कि चलिए अब कुछ काम तो हम कर सकते हैं। जो हमें पैसा वहां से मिला, है ना, जो हमें वहां से पैसा मिला, उस पैसे का अब हमने उपयोग कैसे किया? पैसे का उपयोग यानी जिसको हम बोलते हैं यूज। और पैसे का यूज अब यहां पर यह हो गया था कि ऐसा करना है कि आगे से कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पैसा तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई ना कि 15-20 दिन के लिए बस देश में पैसा बचा था। तो जब पैसा मिल गया, तो अब इन लोगों ने मिलकर यह प्लानिंग की कि क्या किया जाए कि हम फिर से उसी फेस में ना। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब कहते हैं देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति बन गई थी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट हुआ था। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब कभी भी फाइनेंशियली देश इतना कमजोर हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता? सबकी सैलरी वैलरी सब कटनी शुरू हो जाती पूरे देश भर में। और इनफैक्ट लोगों को यह तक कह दिया गया होता कि फ्री में काम करो, पैसा नहीं मिलेगा। अब फ्री में कितना लोग काम करते हो आप जानते ही हैं। फ्री में लोग काम करने को किसी कीमत पर तैयार नहीं होते, भले देश चला जाता, है ना। सरकार ये कह देती है कि देश जा रहा है, लेकिन लोग तब भी उन्हीं से क्वेश्चन करते गुमटी पे बैठ के, तुम क्या कर रहे हो, ज्ञान दे रही है। अरे हाँ कि ना। तो ये हो जाता। अब पैसे का यूज किस तरह से ठीक किया जाए कि भाई अब ये प्रॉब्लम आगे ना आए। तब कहते हैं कि भारत में तीन व्यवस्थाएं, तीन जो सिस्टम्स हैं, तीन जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें यहां पर लागू किया गया। और ये जो तीन व्यवस्थाएं भारत में लागू हुई, या तीन जो रिफॉर्म्स हुए यहां पर, उन्हीं तीन रिफॉर्म्स में से एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को कहते हैं उदारीकरण, यानी जिसको क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन। और दूसरा क्या हुआ? निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा हमने क्या किया? वैश्वीकरण। और इसको क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कब हुई हैं? 1991 में। अरे बोलिए।
तो 1991 का ये इकोनॉमिक रिफॉर्म कई दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत हालत खराब थी, इतनी हालत खराब हो गई थी कि अगर ठीक नहीं किया गया होता तो शायद हम सड़क पर होते। हाँ, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई हम पर अटैक करके कोई हमको कब्जा भी कर सकता था, ऐसी कंडीशन थी। फिर से भारत गुलाम बनने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि जो भी आता पैसा दे के या इन्वेस्टमेंट करके बोल देता अब हमारा कंट्रोल रहेगा, आप लोग काम करिए। और हमारे यहाँ पर पैसे की वैल्यू क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, पैसा दे दो भैया, लोग बिक जाते हैं। सही बात है, यहाँ पर बिकाऊ हैं लोग, है ना। जैसे आप देखते हो ना, जहां पर जमीन खाली रहती है वहां लिखा जाता है यह प्लॉट बिकाऊ है ना। उस समय पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति के माथे पर लिख दिया जाता है यह आदमी बिकाऊ है। सही है। तो इसी से बचने के लिए इन्हीं सब समस्याओं को कैसे टैकल किया जाए, इसी के लिए ये 3 सिस्टम हमने फॉलो किया। 3 व्यवस्थाएं क्या, 3 व्यवस्थाएं क्या, वापस आ जाओ पापियों। एक को हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, दूसरा क्या, निजीकरण, और तीसरा क्या, ग्लोबलाइजेशन। एक एक करके समझो। उदारीकरण ये एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो रूल्स थे, इन रूल्स को हम लोगों ने सॉफ्ट कर दिया, यानी नियमों को क्या कर दिया, हमने सॉफ्ट कर दिया। किसमें हमने सॉफ्ट किया, इंडस्ट्रीज में, और हमने सॉफ्ट किया कहां पर, फैक्ट्रीज में। कि भाई अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री ओपन करना चाहता है और कोई व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो वो आसानी से अब फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज लगा सकता है, ऐसा हमने यहां पर बोला। लिबरलाइजेशन में उदारीकरण का मतलब होता है रूल्स को लिबरल कर देना, सॉफ्ट कर देना, नियमों को उदार कर देना। उदारीकरण का मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह जी सीधे थे थोड़े और सीधे हो गए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रूल्स को क्या कर दिया गया, और सिंपल कर दिया गया, है ना। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके पहले क्या था कि भारत में ना लाइसेंसिंग सिस्टम यहां चलता था। भारत में लाइसेंसिंग सिस्टम था, इसका मतलब है कि अगर फैक्ट्री ओपन करना है तो हर चीज में लाइसेंस लेना पड़ता था, हर चीज में लाइसेंस। दुकान खोलना है एक को, चलो भैया लाइसेंस लेके आओ, और सरकार लाइसेंस देने के लिए 10 सवाल 10 नाटक करती थी। अंततः व्यक्ति का मनोबल ऐसा हो जाता, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता था कि वो भी सोच रहा है छोड़े यार दुकान, यार दुकान खोलने का जो प्लान था वो तुरंत व्यक्ति क्या करता था, बदल देता था, कैंसिल कर देता था। अब बताओ, जब दुकानें आएंगी नहीं, फैक्ट्री नहीं आएगी, प्रोडक्शन क्या बढ़ पाएगा, नहीं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो हम लोगों की जितनी डिमांड है उसको ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और लोगों की डिमांड तो फुलफिल करने की बात तो ठीक ही है, एक्सपोर्ट तो होगा ही नहीं। यहां जब लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है तो एक्सपोर्ट कहां से करेंगे बाहर हम लोग। लाइसेंसिंग सिस्टम इतना गंदा ये नियम था उस समय का कि इसको 1991 में लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या कर दिया गया, खत्म। और ये बोल दिया गया क्या कि कुछ लिमिटेड चीजें होंगी जिनमें लाइसेंस कंपलसरी है। कुछ चीज जैसे कि, है ना, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब कि शराब का अगर प्रोडक्शन कोई कर रहा है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा डिफेंस, अगर डिफेंस का कोई कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां लाइसेंस नहीं देगा तो पता चला घर घर में लोग बना रहे हैं AK-47, है ना, ये समस्या हो जाएगी। तो एल्कोहल हुआ, डिफेंस हुआ, इसके बाद केमिकल्स, केमिकल्स हो गए, मतलब ऐसी चीजें जो खतरनाक हो सकती हैं, है ना, ऐसी चीजें जो क्या हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं। उसके बाद जैसे एक्सप्लोजर्स, जैसे आ गया एक्सप्लोजर, विस्फोटक सामग्रियां, है ना, जैसे RDX वगैरह, ये सब, है ना, इनमें क्या कर दिया गया कि परमिशन जो है
है ना, वो यस रही, मतलब कि परमिशन इनको लेना पड़ता तो ही ये कर पाते उसका प्रोडक्शन, अदरवाइज ये नहीं कर पाते। इनके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी रही, बाकी बाकी सब चीजों के लिए लाइसेंस को क्या कर दिया गया, खत्म, कि भाई खोलियो कंपनी। लिबरलाइजेशन समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करने से क्या हुआ कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इजीली स्टैब्लिश हो पाई, एज वेल एज और क्या हो पाया यहां पर कि भाई कुछ चीजों के लिए कंपलसरी कर दिया गया ताकि हर कहीं पर ये चीजें प्रोड्यूस ना होने पाए। अब फैक्ट्री लगने लग गई, दुकानें लगने लग गई, और इससे प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों को काम मिला, और लोगों को काम मिला तो उन्हें सैलरी मिली, यानी पैसा मिला, मतलब मार्केट में धीरे धीरे पैसा फिर से आने लग गया। ये हुआ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। और इधर क्या है, निजीकरण। और निजीकरण का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है कि जो सरकार होती है ना, जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो अपना नियंत्रण किसको दे देती है, कंट्रोल वो दे देती है प्राइवेट सेक्टर को। भाई मैंने कहा ना कि 1991 के पहले चीजें क्या हुआ करती थी, हर चीज पर किसका कंट्रोल था, सरकार का, गवर्नमेंट का। हर कंपनी उसके अंडर में काम कर रही है, हर इंडस्ट्री सरकारी है। लेकिन 1991 में जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ तो यहां पर सरकार ने अपना कंट्रोल किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। किसको दिया, प्राइवेट सेक्टर को। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो टर्म आते हैं। एक, ये जो दो टर्म्स यहां पर आते हैं उनमें से एक टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजीकरण। और एक को बोला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि पूरी पावर जो गवर्नमेंट है वो किसको दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को। किसको दे दी पूरी पावर, प्राइवेट सेक्टर को। सरकारी जो कंपनियां थी उनको बेच दी गई प्राइवेट सेक्टर के पास। भैया देखो अब संभाल लो, तुम संभाल लो। जैसे आप देख रहे हैं इस समय रेलवे स्टेशन बन रहा है ना, अभी रानी कमलापति बना। अब ये फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बनने वाला ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है ना। रेलवे को भी क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया, रेलवे का निजीकरण हो गया। इसका मतलब कि रेलवे स्टेशन पहले सरकार बनाती थी, और सरकार बनाती थी तो उसे कितने रेलवे स्टेशन बनाने हैं, है ना, उसके पास तो बहुत सारे काम हैं। लेकिन अब उसने क्या किया कि एक एक रेलवे स्टेशन का जिम्मा उसने कंपनीज को दे दिया कि ये लो भैया तुम्हें बनाओ। अब सरकार अपने काम से फ्री, सरकार अपने काम से फ्री, दूसरे काम पर ध्यान दे पा रही है। और जो चीज बहुत सालों में बनकर तैयार होती है, अगर इसको सोचिए सरकार बनाती, और जब सरकार बनाती तो सरकार के पास दूसरे जो लोग हैं वो भी आ जाते। भोपाल में स्टेशन बन रहा है, सागर वाले पहले पहुंच जाते, हमारे यहां कब बनेगा। सरकार से इस तरह के तो लोग सवाल पूछते हैं। अब बंसल वालों से कौन पूछेगा कि पहले उतनी आबादी हो, पहले उस तरह की लोगों के पास फैसिलिटीज आप दे पा रहे हो कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन अगर वो बना रही है तो उससे उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, तभी वो इन्वेस्ट करेगी। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन में जब गवर्नमेंट पूरा रोल, अपनी पूरी ड्यूटी किसको दे दे, प्राइवेट कंपनी को, वो प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो कंपनी पहले सरकार के कंट्रोल में थी, उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दिया और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया क्या, कि जैसे ये बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल सरकारी है इसीलिए नेटवर्क कम आता है ना। बीच में बीएसएनएल बहुत चर्चा में था। बीएसएनएल चर्चा में कब था, जब जियो ने अपने रेट बढ़ाए थे। उस समय पर देखो जियो, वो बीएसएनएल वाले जबरदस्त ऑफर दे रहे थे, है ना। और उसके बाद बीएसएनएल के कस्टमर बढ़े भी बहुत तेजी से।
है ना, बढ़े भी, लेकिन क्या उतने बढ़ पाए जितने जियो के थे? क्या पूरे जियो के कस्टमर चल गए क्या बीएसएनएल में? नहीं जा पाए, क्योंकि पता है कि अगर भाई बाहर से व्यक्ति घर के अंदर आया तो वो जो टावर में 5 खूंटी थी ना, पहले बताते थे 5 खूंटी दिख रही है क्या, वो कम होके 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। और जैसे ही व्यक्ति हॉल से और अंदर की तरफ बढ़ा, रूम पहुंचते पहुंचते दोनों खूंटी गायब। पता चला नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया इसका 51% और 49% क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, यही होता है डिसइन्वेस्टमेंट। सरकारी ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की भूमिका भी है और प्राइवेट कंपनी की भी भूमिका है, इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हिंदी में विनिवेश कहा जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं? विनिवेश। और जब सरकार ने पूरा 100% पूरा काम ही सौंप दिया प्राइवेट सेक्टर को, गिल्ले भैया अब तुम ही देखो पूरा, ये होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से क्या हुआ, काम बहुत तेजी से बढ़ा। जो काम पेंडिंग में चल रहे थे वो काम तेजी से होने लग गए और इससे हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होने लग गई, बेहतर स्थिति में। काम जल्दी हुए तो दूसरी जगह काम मिला, वो भी जल्दी से पूरा हो गया। लोगों की समस्याएं खत्म होनी चली गई और जब लोगों की समस्याएं खत्म होती चली गई तो देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चला। और तीसरा काम किया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो विदेशी व्यापार था, जो क्या था, विदेशी व्यापार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। अरे कहते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड को इजी बना दिया गया, विदेशी व्यापार को सरल कर दिया गया। ये है ग्लोबलाइजेशन, है ना। टैरिफ वगैरह को एडजस्ट करके देशों के साथ रिलेशंस अच्छे बनने लग गए। जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है टैरिफ थोड़ा कम किया, जिनके साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं है टैरिफ अपन ने बढ़ा दिया, है ना, इस तरह से। और दूसरा, टैरिफ में जब भी हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी डोमेस्टिक कंपनियां कैसा काम कर रही हैं। टैरिफ क्यों बढ़ाया जाता है? टैरिफ इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि डोमेस्टिक कंपनी को बचाया जा सके। और टैरिफ कम क्यों किया जाता है? ताकि हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं उनका कंपटीशन हो सके विदेशी कंपनियों से ठीक तरह से। हमने यहाँ टैरिफ कम किया थोड़ा, विदेशी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियां अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आई। उससे 2 फायदा हुआ, एक तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई और दूसरा फायदा यह हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों को काम मिला उनकी कंपनी में। क्योंकि वो अगर वहां से मैन पावर लोगों को लेके आते तब तो उनकी सैलरी बहुत देनी पड़ती, और कंपनी ने यही के यही एम्प्लॉय उठा लिए, उन्हें ट्रेनिंग देकर, जो सस्ते में मिल गए, लेकिन उतने में मिल गए कि हमारे लोगों का तो काम चल गया। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विदेशी व्यापार को क्या कर दिया जाता है, फॉरेन ट्रेड को इजी बना दिया जाता है। और इजी कैसे बनाएंगे? टैरिफ कम कर देंगे। टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। अगर कोई चीज बाहर से आ रही है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो टैरिफ है। अब जब हम कम कर देंगे तो वो चीजें ज्यादा आने लगेंगी, कंपनीज ज्यादा आने लगेंगी, कंपनियां ज्यादा आएंगी। और जब कंपनियां ज्यादा आने लगेंगी तो 2 चीजें होंगी, टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आएंगी, यहाँ के लोगों को काम देंगी, तो यहाँ के लोगों को पैसा भी मिलेगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम एक दूसरे भाषा में अगर देखा जाए एफडीआई भी आपने सुना होगा, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं उनको हमने भारत आने का ऑफर दिया, वो आई, या तो वो दूसरी कंपनी से जुड़कर मर्ज होकर काम कर रही हैं, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने पूरा कर दिया। जैसे आपने देखा टाटा इंडिया की कंपनी थी, डोकोमो बाहर की कंपनी थी, दोनों आकर यहां मर्ज होकर टाटा डोकोमो बन गई थी। ये एफडीआई का परिणाम है, ये एफडीआई हुआ। विदेशी कंपनियां आई,
हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारे यहाँ पर लोगों को काम मिला, लोगों के पास पैसा आया, मार्केट धीरे 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 सुधरने लग गया। आप बोलोगे पहले ऐसा नहीं था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले हमारे यहां पर, बस 2 मिनट लूंगा, हमारा लेक्चर होने वाला है। पहले क्या था कि विदेशी व्यापार, ये जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है ना, इस फॉरेन ट्रेड के लिए हमारे यहां पर एक कानून बना था। इस कानून को हम लोग कहते थे फेरा। क्या बोलते थे? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। और ये आया था 1973 में। क्या था? फेरा कानून था। और फेरा कानून में क्या होता था कि जब फॉरेन कंपनीज आती थी ना यहां पर, तो फॉरेन कंपनीज पर क्या होता था कि ये फेरा कानून के तहत या तो उन्हें बैन किया जाता था, या उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट जो है उन्हें फॉलो करने पड़ते थे। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑल्सो, स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इन कंपनीज को फॉलो करना पड़ता था। तो पहले जब विदेशी व्यापार होता था तो विदेशी कंपनियां आती थी तो फेरा कानून हमारे यहां चलता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 में लाया गया था इसको। और इसके तहत क्या किया गया कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी आई तो उस पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए कि वो यहां सरवाइव करने से पहले लौट जाती थी। विदेशी देशों के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे बन नहीं पाते थे। 1999 में हमने क्या किया कि ये जो फेरा है ना, फेरा की जगह भारत में फेमा को लागू किया गया। किसको? फेमा को लागू किया गया। पापियों, फेना ही लेना वाला, ये फेना मत लिख लेना, है ना। क्या है ये? फेरा की जगह पर फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। और ये आया था 1999 में। और इसमें क्या किया गया कि जो फॉरेन कंपनीज थी, इन फॉरेन कंपनीज पर क्या कर दिया गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, रूल्स एंड रेगुलेशन ये सॉफ्ट कर दिए गए, ये कमजोर कर दिए गए, जिससे कि विदेशी कंपनियां इजीली भारत में आने लग गईं। पहले फेरा था, कठोर कानून बना के हम लागू कर देते थे उन विदेशी कंपनियों पर, और डर के मारे वो कंपनी भारत आती नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि फेरा की जगह पर फेमा आ गया। और फेमा जैसे ही लागू हुआ वैसे ही फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था वो भारत में तेजी के साथ बढ़ने लग गया। और हमारे यहाँ की जो कंपनियां थी वो भी विदेशों में इजिली पहुंचने लग गई। और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ कि वो उनकी कंपनियां हमारे यहाँ इजिली सेटल हो सकती हैं। तो जब हम दूसरों को अच्छे ऑफर देंगे तो हमारी कंपनियां जब बाहर जाएंगी तो उनको भी तो ठीक ठाक मिलेगा ना, रिलैक्सेशन। यही है ग्लोबलाइजेशन। और इसी का परिणाम है, इन्हीं सब का परिणाम है ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं। इस रिफॉर्म्स का रिजल्ट ये है, सोचिए कि आज के समय पर एट प्रेजेंट इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, ये इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट, यानी कि आज के समय पर सोचिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ी है। मतलब जिस देश के पास सोचिए लिमिटेड एक समय पर पैसा बचा था, और आज वो देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के बैठा है। और टारगेट है कि जल्द ही हम 3rd पर आएंगे, अमेरिका और चाइना के बाद। इसका मतलब हमसे ऊपर अब केवल 2 हैं, जर्मनी और जापान। और जर्मनी और जापान को भी पीछे करने के बाद, अभी 2-4 साल पहले तक अपन 7वें-8वें पर थे, हमने फ्रांस को पीछे किया, हमने ब्रिटेन, ये वो ब्रिटेन है जिसने भारत पर 200 साल राज किया। सोचिए, उस ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़कर 5वां स्थान ले लिया।
और आने वाले समय में जर्मनी और जापान को भी हम पीछे छोड़ेंगे। जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, ये जल्द ही पीछे छोड़ेगी और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो कैसे हुआ है ये पूरा सिस्टम, कैसे रिफॉर्म हुआ हमारी अर्थव्यवस्था का? जहां पहले आप देखते थे लोगों के पास गिने चुने फोन होते थे, आज लोगों के पास भरमार है फोन की। देखो क्लास में सबके पास फोन है। पहले क्लास में किसी एक के पास फोन आ जाए, पूरी क्लास देखता फोन लाया है ना, और फोन लाया है, और उसमें भी देखो वो बात वो करता था और सुनने के लिए सब खड़े रहते थे कि क्या बोल क्या रही है ना, और ऊपर से अपनी बात सुनाने के लिए पीछे से खुद भी आवाज देते थे, ए भैया हम अपना नाम बताते बमचिकलाल। तो ऐसे काम चलता था। तो ये था हमारा सेशन 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। हमारी चर्चा इकोनॉमी में बस लिमिटेड बची हुई है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जो चीजें हैं हम और डिस्कस करने वाले हैं। कल हमारी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वाला जो सेशन है, ये जो चैप्टर है, वो ठीक तरह से समझ में आया होगा। एक बार आप इसे पढ़िएगा, है ना, समझिएगा, और जहां नहीं आपको लगे कि एक जगह कहीं पर आप फंस रहे हैं, आप पूछते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।